बेरोजगारी खत्म होगी तो ही खत्म होगा परीक्षाओं में धांधली का सिलसिला। नकल रोकने के लिए पहले ही बने हुए हैं कानून। सरकार ने कानून को और किया सख्त। कई कानून पहले से मौजूद तो क्यों नहीं रुकती परीक्षाओं में धांधली। परीक्षाओं में धांधली रोकने में कानून कितना होगा कारगर, छिड़ी हुई है बहस। परीक्षाओं में धांधली को लेकर गरमाई हुई है सियासत। कानून होने के बावजूद क्यों नहीं रुकते अपराध। आगे कानून की परीक्षा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आपके साथ मैं जेपी शर्मा। नकल और परीक्षा में धांधली रोकने की कोशिशें अपने अंजाम तक क्यों नहीं पहुंच पाई, ये कोई तिलिस्म नहीं है। अनगिनत कारण होंगे जिनमें से कोई किसी कारण को सही मानता है, कोई किसी कारण को, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आदमी आदमी के तौर पर ही पैदा होता है। हालात ही उसे महापुरुष या अपराधी बनाते हैं। जो हालात से लड़कर भी इंसानियत पर कायम रहता है वो महापुरुष बन जाता है, और जो हालात के सामने टूट कर गैर कानूनी रास्ता पकड़ लेता है वो क्रिमिनल कहलाता है। अब मुद्दा ये है कि क्या वाकई बेरोजगारी का सिलसिला जब तक खत्म नहीं होता तब तक परीक्षाओं की गड़बड़ियों को रोकना मुमकिन नहीं है। और इसी पर आज हम प्राइम डिबेट में बहस करेंगे इन सवालों के जरिए कि परीक्षाओं की धांधलियां रोकने में कितना कारगर होगा नया कानून। क्या न्याय की धीमी रफ्तार कानूनों के असर को कम करती है, और बेरोजगारी बनाम कानूनों की नाकामी या कम कामयाबी में कौन कहां। कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, महेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और ए.के. जैन साहब हैं, आप सुप्रसिद्ध अधिवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। भाजपा से मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आप तीनों ही मेरी बात को सुन पा रहे होंगे। जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महेश जी जुड़े हुए हैं, आप मेरी बात सुन पा रहे होंगे। सजा बढ़ाकर चाहे फांसी की सजाई दे दो, लेकिन बेरोजगारी का हल जब तक नहीं निकलेगा तब तक परीक्षाओं में पेपर लीक और दूसरी धांधलियों जैसी समस्याएं हैं उनसे नहीं निपटा जा सकता। ये कहने वाले आम व्यक्ति नहीं है, ये कहने वाले वो व्यक्ति हैं, सीजे हैं, जिनके पास पूरे जीवन का एक नागरिक के तौर पर भी अनुभव है, और अपने नीर क्षीर विवेक के साथ दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम जिन्होंने हमेशा किया है। तो इनकी इस बात को संजीदगी से लेते हुए मुझे लगता है कि इसको समझा भी जाना चाहिए, और इसका अगर कहीं लाभ उठाया जा सकता है तो इस अनुभव का लाभ भी उठाया जाना चाहिए। तो दो तरह से इस बात को देखा जा सकता है। जैन साहब, महेश जी, स्वर्णिम जी, पहला तो ये कि सैद्धांतिक बात जो औपचारिक मंच पर कैमरे के सामने ऑन द रिकॉर्ड कही जाती है, और जिसमें नाप तौल कर एक एक शब्द बोला जाता है, और वो बोला जाता है जो किताबों में छपता है, जो कि होना चाहिए। और दूसरा व्यवहारिक पक्ष होता है जो कम से कम इस मामले में ये कहता है कि पहली बात तो ये कि कोई कानून ऐसा नहीं बन पाया आज तक जो जिस उद्देश्य के लिए बनाया था, जिस जुर्म के लिए बनाया गया था, उस जुर्म को उसने रोक दिया हो। पहली बात। दूसरी बात, बेरोजगारी के संदर्भ में देखें तो मरता क्या नहीं करता की स्थिति की तो हमारे यहाँ कहावत है ना, मरता क्या नहीं करता। तो अगर ऐसी स्थिति हो कि आदमी को लगे कि कैसे भी करके मेरी नौकरी लग जाए तो कैसे भी सब आ जाता है, तो ये बात कितनी गलत और कितनी सही लगती है। स्वर्णिम जी, पहले आप। देखिए, बात इसमें कोई गलत नहीं है। ये बात सही है कि जो लोभ में आते हैं वो वही आते हैं जो डेस्परेट होते हैं, जिनको आवश्यकता होती है। अब लोभ देने वाला व्यक्ति जो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चला रहा है, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चला करके जो लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं, उनके सामने एक चारा डालते हैं, पैसे का लालच देते हैं, उनके मन में लालच होता है अपने भविष्य को सुदृढ़ बनाने का, अच्छा संवारने का, तो ये फंसते हैं इसमें। तो ये निश्चित रूप से इस बात में सच्चाई है, और इस बात को हम सब अंगीकार करते हैं, क्योंकि हम सब ने देखा, आपने भी अभी कहा कि बड़े से बड़े कानून बने नारकोटिक्स को लेकर के, चाहे महिलाओं के साथ दुष्कर्म को लेकर के, लेकिन ये संख्या कम नहीं हो रही है।
इसमें समाप्त नहीं हो रही है कम से कम। लेकिन हाँ, इतना तय है कि अगर ये बड़े कड़े कानून बनाए जाएं तो इससे जो ऑर्गेनाइज क्राइम चलाते हैं, जो क्राइम करना लोगों को सिखाते हैं, क्राइम में धकेलते हैं, उन लोगों पे अगर अंकुश लगा सकें तो निश्चित रूप से क्राइम में कमी आएगी। जैसे नकल विरोधी कानून है, जो नकल करवाता है, जो पेपर लीक करके देता है, अगर उसके लिए कड़े प्रावधान होंगे, उसका भविष्य, उसके आर्थिक दंड भी होगा, उसका भविष्य आगे के लिए 10 साल के लिए उसको जेल की सलाखों के पीछे अगर वो जाता है तो निश्चित रूप से वो ये करने से पहले जो छोटी कहना चाहिए कि को छोटी कमाई के लिए या जल्दी कमाई का जो उसने जरिया ढूंढा है, इससे विमुख होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हमारे यहाँ पे कानून डिटेरेंट है कि आप उसको विमुख कर दें, अपराध से विमुख करने के लिए कानून बनाए जाते हैं। तो निश्चित रूप से कानून भी आवश्यक है और इस पे सलाह पे अमल करना भी आवश्यक है। महेश शर्मा जी। महेश जी, सवाल मैंने शुरू में किया था, ये जो टिप्पणी है जो चर्चा में है, जो सोशल मीडिया में भी चर्चा है और लोगों के बीच में भी जिसको लेकर चर्चा है, इसको कैसे देखा जाना चाहिए? जी देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जो वक्तव्य दिया था कुरैशी साहब ने, तो उसमें मैं काफी सहमत हूँ। एक तो आपको ये सार्वजनिक रूप से ये उक्ति प्रसिद्ध है कि खाली दिमाग शैतान का। साथ साथ ही फिर क्या है कि ये वातावरण, ये जो युग चल रहा है वो भौतिकतावादी युग है, चमक दमक वाला है, और जल्दी से जल्दी मतलब क्या कहता है ना, आदमी रेसिपी बनना चाहता है। और अगर उसके पास काम नहीं है और वो सपने ऐसे बनाए हुए हैं तो निश्चित रूप से ये जो खाली दिमाग है वो जो इस तरह के अपराधों की ओर प्रेरित कर जाता है। साथ ही एक जो हमारी मोरालिटी है उसमें भी गिरावट आई है। हर आदमी ये चाहता है कि जो मेरे को मिल रहा है उससे मैं ज्यादा पाऊं और ज्यादा पा करके मैं 7 पीढ़ी तक का इंतजाम कर जाऊं। ऐसे लोग बाग भी जो काफी है, जो समय का भी और अपने पद का भी और जिस तरह का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, ये भी हमारे यहाँ समाज में एक बुराई आ गई है। इसकी ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। कानून कितने भी सख्त बना दिए जाए, चाहे बलात्कार को रोकने के लिए किए गए हों, चाहे और दूसरे भी कानून, लेकिन अपराध नहीं रुकता है, ये मैं मानता हूँ। ये इसकी बात सही है। सवाल ये है कि हम रोके कैसे, जब तक हम समाज में उस नैतिकता को अच्छी तरह से स्थापित ना कर दें, और साथ ही जो ये आने वाली जनरेशन के लिए जो है खाली नहीं बैठे, उन्हें रचनात्मक कार्यों में हम लिप्त लगातार करते रहें, तब तक ये संभव नहीं है कि अपराध रुके और ये काम। ठीक बात है। एक एजेंट साहब, मैं सुन रहा हूँ सब लोगों को, पर विधि क्षेत्र का व्यक्ति होने के कारण यदि मैं स्पष्ट कहूँ तो मैं एक इतने वरिष्ठ न्यायाधीश से, जो कि 3 दिन बाद सेवानिवृत्त होने जा रहा है, सार्वजनिक मंच से विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत इस तरह के किसी स्टेटमेंट की उम्मीद नहीं कर रहा था। मैंने इसके बाद जस्टिस अकील कुरैशी के निर्णयों को छांटा, पर मुझे कहीं भी ये नहीं मिला कि उन्होंने नकल के विषय में बेरोजगारी को कहीं टच किया है अथवा बेरोजगारी के किसी इशू को टच भी किया है। मुझे ऐसा लगता है कि सेवानिवृत्त होने जाने वाले एक न्यायाधिपति की ये व्यक्तिगत कुछ फ्रस्ट्रेशन है या व्यक्तिगत कोई बात है जो उसमें झलकी है, क्योंकि जो कानून में रहा व्यक्ति है वो जानता है कि कोई भी कानून कितना भी कठोर क्यों न हो, पूर्ण रूप से अपराध को हटा नहीं सकता। अपराधी को डर देने के लिए जो डिटेरेंट थ्योरी है उसके अधीन ये डिटेरेंट का बनाए जाते हैं ताकि अपराध में कहीं न कहीं रोक आए। और एक ये बड़ा जनरलाइज स्टेटमेंट है कि सिर्फ बेरोजगारी जब दूर होगी तभी चीटिंग दूर हो गई। मैं 2 उदाहरण देता हूँ। 2 न्यायिक अधिकारी जो सेवा में थे वो LLM की परीक्षा देते समय नकल करते हुए पकड़े गए और उन्हें बाद में नौकरी से निकाला गया। प्रश्न ये है, क्या वो बेरोजगार थे इसलिए चीटिंग कर रहे थे? बेरोजगारी एक बहुत बड़ा कारण है, जो मास चीटिंग हो रही है उसके लिए एक बहुत बड़ा कारण है, परंतु ये एकमात्र कारण नहीं है चीटिंग रोकने के लिए। मेडिकल में एडमिशंस के लिए बिना मेहनत किए मेडिकल एडमिशन पाने के लिए और सस्ते मेडिकल एडमिशन पाने के लिए भी चीटिंग होती है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में चीटिंग होती है, 10वीं के एग्जाम्स में चीटिंग होती है।
बोर्ड के एग्जाम्स में चीटिंग होती है, निश्चित रूप से बेरोजगारी जो मास चीटिंग हो रही है या जैसे रीट जैसी परीक्षा है उसका एक बड़ा कारण हो सकती है जिसके लिए लोग पैसे करते हैं। पर मुख्य न्यायाधिपति से कम जिन लोगों ने चारों दंडात्मक थ्योरीज को पढ़ रखा, रिफॉर्मेटरी, डिटरेंट, बराबरी की करने वाला और रिट्रीब्यूटरी थ्योरीज को पढ़ रखा, क्या वो इतना सा भी नहीं जानते कि ये डिटेरेंट थ्योरी के तरह हार्श पनिशमेंट किया जाता है? उनका ये कहना, इस हिसाब से तो हमें रेप के सारे कानून को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि फांसी की सजा देने के बाद भी रेप नहीं रुके। वर्षों से फांसी की सजा के प्रावधान है मर्डर में, फिर भी मर्डर नहीं रुका, तो क्या मतलब आईपीसी बेकार थी? लॉर्ड मैकलन ने आईपीसी बेकार बनाई थी। कम से कम आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि जस्टिस अकील कुरैशी जैसा आदमी अपने रिटायरमेंट से 4 दिन पहले इस तरह की बातें कहेगा। निश्चित रूप से बेरोजगारी एक बहुत बड़ा कारण है, सामाजिक कारण है, जिस वजह से भी चीटिंग बढ़ती है। परंतु चीटिंग का एकमात्र कारण ये रही है, उस मानसिकता को भी रोकने की बात है। और डिटेरेंट लॉ को भी अगर हम नहीं लाएंगे और यदि मुख्य न्यायाधिपति इस प्रकार की बात कहेंगे तो निश्चित रूप से कम कानूनन रूप से बिल्कुल सही बात नहीं है। ठीक बात है। मनीष पारिक साहब, आप देरी से जुड़े, बात जहाँ से शुरू हुई थी उससे थोड़ा सा आगे बढ़ गई है और हम इसका जो व्यावहारिक पक्ष है, बेरोजगारी का जो पार्ट आता है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। नकल को लेकर बहुत व्यथित व्याकुल रहे आप, और पिछले दिनों में आप ही क्यों रहे? आपका दावा था कि जो अभ्यर्थी हैं उनकी आवाज़ को आप लोगों ने पहुंचाया आगे। तो अब डिटरेंट थ्योरी की बात अभी चल रही थी, अगर कड़ा कानून आ जाता है तो आश्वस्त है ना आप लोग कि अब तो ये समस्या मिटेगी? नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बात जयप्रकाश जी यही है कि जब तक ऊपर सहयोग नहीं मिलेगा तो कोई करता नहीं अपराध। लेकिन अब पूरी राजीव गांधी स्टडी सर्किल में 15 आदमी एक साथ लिप्त होंगे तो रीट की नकल तो रुक ही नहीं सकती। उनको लगता है कि सुभाष गर्ग तो हमारे इंचार्ज हैं और मुख्यमंत्री जी इसके ओवरऑल अध्यक्ष हैं भारत के, तो हम तो उनके साथ हैं। तो ये जो रीट में अगर उनका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो अपराधियों को जो शय मिलती है, शरण मिलती है, उसके बिना अपराध को रोकने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और जो कानून भी हार्ड होता है वो ये होता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कंबाइंड एस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं, जो रैकेट हैं, वो कानून ज्यादा ढंग से समझते हैं। उनको लगता है सब अंदर जाएंगे तो इसके कारण वो मदद नहीं करेंगे, जैसा AK शर्मा जी ने कहा। मैं तो ये भी जयंत साहब ने कहा। दूसरी बात ये भी कि अगर इंडिविजुअल अपराध एक अलग बात है जिसमें आदमी भावावेग में करता है, आवेश में करता है, लेकिन जो अपराध की दूसरी थ्योरी है, जो सोचा समझा जिसको कहा जाता है, वो तो अपराध का मूल धारणा है, मूल भावना है, जिसके कारण अपराध को दांडिक प्रावधान दिए जाते हैं। इनोसेंट को तो छोड़ जा सकता है, या गुड फेथ वाले चीज को अपराध नहीं माना जाता है, या फर्स्ट टाइम अपराध है, प्रोबेशन की व्यवस्था है। तो सबसे बड़ी बात जो है वो ये जो सोचे समझे कूल माइंडेड ब्लड मर्डर है, उसमें तो फांसी होती है और इसमें भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर की थ्योरी है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो रीट परीक्षा जिस तरह से लीक हुई है, इसका उदाहरण आपने देखा है, पूरी लेवल पे एक जिले में 5-5 करोड़ में सौदा हुए हैं और उसके बाद ये सब बट रहे हैं। तो वहां पे अपराध की रोकथाम इस कारण से नहीं हो सकती। कानून के अलावा और क्या तरीका है मनीष जी? कानून आप बनाएंगे और कानून आप उसके प्रावधानों को और सख्त करेंगे तभी तो होगा। लेकिन बात बेरोजगारी की थी ना, बात बेरोजगारी की। अब बेरोजगारी की समस्या ये है कि बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा जिसको बहुत आसानी से, बड़ी सहूलियत से, बड़े आराम से आप स्वर्णिम जी की तरफ धकेल सकते हैं, स्वर्णिम जी आपकी तरफ धकेल सकते हैं। इनकी वजह से बेरोजगारी, इनकी वजह से बेरोजगारी। जयप्रकाश जी की माननीय मोदी जी ने इस बात को समझते हुए कि सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, आज भी आप देखेंगे 50,000 करोड़ के शिशु लोन, तरुण लोन, और ये इसलिए किए गए स्टार्टअप के लिए कि लोग 2-2, 5-5 लाख रुपए के लोन लेके छोटा मोटा रोजगार शुरू करें और उनसे बेरोजगारी समाप्त हो। ये भी है। और मैंने आपको निवेदन यही किया कि 50 लाख रुपए में कहीं पे यूक्रेन में एडमिशन लेके मरने से बेटर है कोई जूते की फैक्ट्री लगा ले और उसमें ज्यादा कमा के रोजगार खाया जा सकता है। क्या बात कर रहे हैं मनीष पारिक जी? ये जो भावना है, ये सपना आ रहा है कि बच्चों को कि यूक्रेन में ऐसा होगा इसलिए 50 लाख की बजाय ये करो, और कौन कौन से देशों में कल युद्ध हो जाएगा किसको पता। हिंदुस्तान में अगर अवसर नहीं है, जो बच्चा कल गोलीबारी में मारा गया, उस बच्चे के पिताजी ने कहा कि 97% पे मेरा बच्चा आरक्षण की वजह से नहीं दाखिला पा सका हिंदुस्तान में, क्या करूं, विदेश में गया पढ़ने के लिए, वहां युद्ध हो गया, क्या करें? वो कहा कि यहाँ पे इतने रुपए में तो हालात से लड़ते हैं आदमी, उसने कहा इतने में तो हम जूते की फैक्ट्री लगा सकते हैं। मेरा निवेदन ये है, मैं एक व्यक्तिगत प्रकल्प उसका बता रहा हूँ सजेशन के लिए। जब आपने कहा कि रोजगार की व्यवस्था क्या हो सकती है, तो ये जो नौकरियों के पीछे भागने वाले लोग और ये नौकरियों के पीछे भगाने वाली झूठी सरकार 1,78,000 भर्तियों की दावे करती है और 39,000
30,000 नौकरियां देती है तो 1,39,000 जवाब तो दो, स्वर्णिम जी बोल रहे भटकेगी हैं। ना, और स्वर्णिम फिर बना देंगे कि 1 लाख और दे एक देंगे। स्वर्णिम जी आज जेपी जी, भाषण में इन्होंने जेपी जी, झूठ मैं तो बोला। एक ही आता बात हूं कहना आपके पास चाहता हूँ वापस मैंने जी, हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि डॉक्टर मत बनो, जूते गांठो। ये नहीं कह रहा हूं। इनके प्रधानमंत्री मैं ये कहते नहीं कह हैं रहा हूं। कि पकौड़ा तलो और रोजगार मैं आपको पाओ। ये नहीं ये कह रहा वो हूं। लोग रोजगार हैं की जिन बात लोगों है। ने आप न तो नौकरी देने की रोजगार बात के लिए करो। कुछ किया, डॉक्टर न बनने नौकरियों के के लिए लिए कुछ किया। मेडिकल कॉलेज आज ये कह रहे हैं जब मोदी नौकरी जी नहीं के दे सकते शासन वो में 2 करोड़ नौकरियां मैंने ये आपको देने इसलिए वाले कहा। थे। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने, और आज ये कह रहे हैं कि नौकरी के पीछे मत भागो। मतलब ये कौन सा आह्वान है, ये क्या तर्क है, तर्कसंगत बात है। और सबसे बड़ी बात ये है, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके अगर जूते काटने की ये फैक्ट्री लगवाना चाहते हैं तो इससे बड़ा मतलब दुर्भाग्य देश का नहीं हो सकता। आज केंद्र सरकार में बैठी है भाजपा और इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जो नकल की बात है ये इनका काम बन गया कि बड़े बड़े आदमियों के सरकार में बैठे हुए मंत्रियों के ऊपर आप आरोप लगाओ, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये जो नकल माफिया इनके शासन में पनपा, ना तो इन्होंने एसओजी गठित करी जब इनके यहाँ रीट के एग्जाम हुए, ना कुछ हुए। आज उस नकल माफिया को जड़ से हटाना पड़ेगा और नया ना पनपे, इसके लिए कानून आ रहा है। कर रहे थे, लेकिन आज मनीष जी एक मिनट। अरे सुनिए तो सवाल करने दीजिए ना। नकल में लगे हुए सुनिए, थे। स्वर्णिम चतुर्वेदी मेरे एक सवाल का जवाब खिंचाते हुए घूम रहे। स्वर्णिम चतुर्वेदी एक सवाल का जवाब दीजिए। रोजगार का जो मुद्दा है इसकी सबसे बड़ी प्रयोगशाला, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव चल रहे हैं, बहुत रेलेवेंट चुनाव है पूरे देश के लिए, उसको मान लेते हैं 1 मिनट के लिए। उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक आपने राज किया जैसे देश में राज किया था। ये रोजगार का, बेरोजगारी का, महंगाई का ये मुद्दा वहाँ आपको सत्ता में क्यों नहीं कायम रख पाया स्वर्णिम चतुर्वेदी जी? अगर रोजगार की समस्या हिंदुस्तान में पहले नहीं थी और अभी 7-8 सालों में पैदा हुई है तो आज भी वहाँ आपको ये कहना पड़ रहा है कि ये तो धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाते होंगे। आप तो रोजगार दे रहे थे, आप तो रामराज ला रहे थे ना, आपको क्यों लोगों ने खारिज कर दिया वहाँ? आपको क्यों देश की सत्ता से बाहर जाना पड़ा और लौटने के लिए आपको इतना संघर्ष करना पड़ रहा है? अगर रोजगार आपके फोकस में था और रोजगार देश की सबसे बड़ी समस्या थी जिसको आप हल कर रहे थे तो देखिए रोजगार की समस्या तो हम हल कर ही रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह अगर हम सत्ता से बाहर भी हैं तो क्या हम अपना धर्म नहीं निभाएं? क्या हम सरकार की नाकामियों को सामने ना लाएं? क्या सरकार गलत कार्य करिए, सरकार की गलत नीतियां उस पर इंगित ना करें? किसने कहा? तो हम यही कर रहे हैं। और देखिए जो आज जो बेरोजगार युवक हैं, जो 45% जो आज की युवतम भारत कहा जाता है, 25 साल से कम उम्र के लोग हैं, वो 45% हैं हिंदुस्तान में। और वो लोग हैं जो यूपी में तो हम बहुत लंबे समय से, वो हम जब सत्ता से बाहर हो गए थे उसके बाद पैदा हुए हैं। तो बेरोजगारी तो मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा रहेगा, क्योंकि बेरोजगारी ही सारी समस्याओं की जड़ भी एक तरह से बनता है। लेकिन क्या फर्ज नहीं है बेरोजगारी खत्म ना कर सकें तो प्रयास तो करने चाहिए। क्या प्रयास किया केंद्र सरकार ने? एमएसएमई जो सबसे बड़ा रोजगार का साधन था उसको नोटबंदी के माध्यम से खत्म किया इन्होंने बिल्कुल तरीके से। उसके बाद किसी बजट में छोटे और मंझोले उद्योगों के लिए कोई इन्होंने योजना नहीं रखी, उनको पनपाने के लिए कोई योजना नहीं रखी। कॉर्पोरेट टैक्स कम कर सकते हैं जो बड़े उद्योगपति हैं, लेकिन जो मंझोले उद्योगपति हैं उनके लिए आप कोई काम नहीं करेंगे। कांग्रेस और पार्टी सबसे बड़ी जिम्मेवार है। ये केवल और केवल जो है यहाँ पे भाषण दे सकते हैं, भाषण क्या दे कर सकते रहे हो? हैं, पकौड़े तलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, आप जूते चला रहे हो काटने यहाँ के लिए पे? प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन शिक्षित जो हो जाए सबसे वो बड़ी इनको बात ये है, नागवार गुजरेगा। कोई आदमी अपना रोजगार प्राप्त कर ले खुद ही। अब एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट प्लीज, आप दोनों सुन लीजिए। मनीष पारिक जी सुनिए। स्वर्णिम जी, लेकिन ये भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। जूते गांठना, पकौड़े तलना तो एक अलग बात हो गई, घर बैठे ही आपको भत्ता दे देंगे लेकिन नौकरी नहीं दे पाएंगे। ये कौन सी, ये सुनिए, ये कौन सी कम शर्म की बात है? आपको रोजगार की गारंटी देना पड़ेगा। अरे सुनिए ना, आपको रोजगार की गारंटी देनी पड़ेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में लुभावनी वो रोजगार गारंटी, अब शहरी क्षेत्रों में भी गारंटी। ये क्या शर्मनाक स्थिति नहीं है क्या उस लोकतंत्र के लिए जिसने 70 साल पार कर लिए हैं? जन साहब आपका शुक्रिया। महेश शर्मा जी, ये बात एक दूसरे के ऊपर दारोमदार डालने के बजाय बहुत शर्म के साथ हमको नहीं सोचनी चाहिए क्या सभी को, महेश शर्मा जी, कि आज भी हमारे यहाँ का निजी क्षेत्र इतना यूँ समझिए कि हिकारत से देखा जाता है कि जब सरकारी नौकरी के तमाम प्रयास हो जाते हैं आदमी के द्वारा और आदमी हार थक जाता है, तब जाकर वो प्राइवेट नौकरी करता है। और प्राइवेट नौकरी में वास्तव में हालत ऐसी है कि हार थक कर ही जो आदमी आता है वही वहाँ नौकरी का विकल्प चुन सकता है। ये हमारे निजी क्षेत्र की हालत है। इसको सुधार दिया जाता अगर तो व्यक्ति के सामने बराबर से 2 ऑप्शन रहते, चलो ठीक है ये नहीं हो पाया ये करो, इसमें कुछ करके दिखाओ। ऐसी स्थितियां तो नहीं बन पाई ना महेश शर्मा जी, फिर कॉलर ऊंची कैसे कर लें? महेश जी बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम जो है हमारी बेसिक सोच जो है वो बदल गई है। हर व्यक्ति ये चाह रहा है कि मेरे को सरकार रोजगार दे।
लेकिन वो ऐसी शिक्षा नहीं दी है जो वोकेशनल जिसको बोलते हैं एजुकेशन जो की थी। परंपरागत हम धंधे छोड़ रहे हैं। हर पढ़ने लिखने वाला आदमी चाहता है मेरे को सरकारी बाबू मिल जाए, ऐसी जगह नौकरी मिले जहाँ पे मतलब क्या 2 नंबर की कमाई भी हो। तो ये ऐसे कई मतलब चीजें हैं जिसपे व्यापक दृष्टिकोण, व्यापक गहराई से चिंतन मनन करने की जरूरत है। साथ साथ ही ये कि स्वावलंबन की, स्वावलंबी रोजगार के ऐसे कोई मतलब क्या कहते हैं तरीके अपनाए जाएं जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा उसको कर सकते हैं। क्या कुमार का बेटा हो, चाहे फर्नीचर बनाने वाले का बेटा हो, अगर वो इस तरह के अपने व्यापार को इस तरह से बढ़ावा दे सकते, ऐसे पाठ्यक्रम जब तक हम शुरू नहीं करेंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाए। बात यह है कि हमने बीए हुआ, एमए हुआ, सब कुछ हुआ, जनरल जो पढ़ाई की वो हो गया, कहीं आरक्षण की वजह से नहीं हो पाता, कहीं किसी वजह से नहीं हो पाता। लेकिन जब तक ये विद्यार्थी को प्रारंभिक शिक्षा से ये नहीं बताया जाए कि सिर्फ नौकरी ही नहीं है बल्कि रोजगार स्वयं देने वाले की तरफ से परंपरागत हो, चाहे उसके मतलब क्या कहते हैं आपके व्यावसायिक रूप से दृष्टिकोण से स्वयं मतलब क्या कहते हैं रोजगार सृजन की उपाय किए जा सकते हैं। ऐसे प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। वजह तुम हो, दोनों तरफ से ये कहकर लड़ा जाता रहे अनंत काल तक तो भी कोई हल नहीं है। तो जो वास्तविक वजह है उन पर काम कर लिया जाए तो शायद अनंत काल तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।